हेलो फ्रेंड्स। तो ये लास्ट सेशन है हमारा यूनिट 13 का मेथड्स इन बायोलॉजी। इस सेशन में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स and most of the electrophysiological methods which are given in this units are related with monitoring the activity of brain. Okay, so we are going to study various electrophysiological methods. This may include a single unit recording or also referred to as single neuron recording. इसी में हम पैच क्लैम्प टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे। हम इसके अंदर ईईजी के बारे में भी बात करेंगे। इसी सेशन के अंदर हम सीटी स्कैन, एमआरआई और फंक्शनल एमआरआई को डिस्कस करेंगे। Almost all activities they could be utilized for investigation of neural activities of the brain. Okay, so moving to electrophysiological methods which are utilized in biological system. The first method what we are going to discuss is single unit recording or single neuron recording. As its name suggests, it is a method for measuring the electrophysiological responses of a single neuron using a microelectrode system. कि कोई एक सिंगल न्यूरॉन है, उसकी आप एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं. If you are monitoring the activity of a single neuron using a microelectrode, then it would be referred to as single unit recording. Okay, as its name says. इस सिंगल यूनिट रिकॉर्डिंग या सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग में क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रोड को उस रीजन पर जो भी हमारा मॉडल एनिमल है जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते हैं या ह्यूमंस के ऊपर जहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते हैं, हम उस न्यूरॉन के जस्ट कांटेक्ट में एक इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं. तो इफ न्यूरॉन्स दे आर एट सरफेस तो डायरेक्टली हम स्कैल्प पर टच कर सकते हैं. अगर इनर ब्रेन रीजन है उसके किसी न्यूरॉन की एक्टिविटी को मेजर करना है कॉर्टेक्स की बजाय इनर, तो फिर आपको इलेक्ट्रोड को अंदर की तरफ इंसर्ट करना पड़ेगा. So what you do is, and you insert an electrode into a brain of a living animals. Then you give a different kind of stimulus and try to measure the activity of neurons. Okay. जो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स न्यूरॉन तक पहुंचाए जाते हैं, न्यूरॉन तक हम ये कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. These are of two different types. ट्रेडिशनल या ओल्ड जनरेशन जो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स थे, these were glass micropipettes. जो ग्लास माइक्रोपिपेट्स है, they are filled with solution or more accurately ionic solutions like silver chloride to make them conductive, ताकि न्यूरॉन के आसपास किसी भी तरीके का वोल्ट या पोटेंशियल में डिफरेंस हो तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है उसको असेस कर सके. और अब भी हम मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स जैसे निकल हो गया, सिलिकॉन हो गया, प्लैटिनम हो गया, इवन स्टेनलेस स्टील, इस तरीके के माइक्रो इलेक्ट्रोड्स हैं अब हम इस्तेमाल करते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी सुटेबल फॉर मेजरिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर एक्शन पोटेंशियल. सो दो तरीके के माइक्रो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं. अब क्या होता है कि जब कभी भी एनिमल फिजियोलॉजी में हम डिस्कस कर चुके हैं, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, यानी जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, थ्रेशोल्ड लेवल से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने पर आपको पता है सोडियम चैनल ओपन अप हो जाती है. और सोडियम चैनल ओपन अप होने की वजह से सोडियम आयंस तेजी से न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर एंटर कर जाएगी. जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन जो बाहर ज्यादा थी वो धीरे धीरे तेजी से
अंदर की तरफ मूव करेगी। और ऐसा होने पर जो बाहर के एनवायरनमेंट में जो हमने एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर रखा है, यहाँ पर डेफिनेटली पोटेंशियल में चेंज आएगा। एक्सटीरियर पॉजिटिव होता है क्योंकि बहुत ज्यादा सोडियम आयन होते हैं, पर सोडियम आयन तेजी से कहां पर मूव करना शुरू करेंगे, उस न्यूरॉन के अंदर। तो उस एक लोकल रीजन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन डिप्लीट होगी जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये सोडियम की कंसंट्रेशन में जो डिप्लीशन है, दैट कुड बी स्टडीड बाय दिस इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट ड्यू टू द एक्शन पोटेंशियल सिग्नल प्रोपोगेट करता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन के चारों तरफ वोल्टेज में चेंजेस आते हैं। जो इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड है वह टाइम के साथ साथ वोल्टेज में किस तरीके का चेंज आता है उसको रिकॉर्ड करता है। हम जानते हैं आगे चलकर सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगी और पोटेशियम चैनल ओपन अप हो जाएगी, जिससे वापस डीपोलराइजेशन होगा, फिर वापस रेस्टिंग पोटेंशियल कंडीशन भी आएगी। इन सब चीजों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस जो माइक्रो इलेक्ट्रोड है वह इस तरीके के सिग्नल्स हैं वह जनरेट करता है। बेसिकली दीज आर द चेंजेस व्हिच आर occurring in fraction of second, यानी लेट्स से यू कैन से अराउंड 10 to 500 मिलीसेकंड्स के बीच में ये इवेंट्स हैं वह कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं। सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग का एक एप्लीकेशन इस एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। यानी इनिशियली ये अज्यूम किया जाता था कि ऑलमोस्ट ऑल न्यूरॉन्स कलेक्टिवली ऑफ द ब्रेन in a human median temporal lobe, they are responsible for recognizing a particular face or objects or some known thing. But अभी रिसर्च से पता चला है कि there are some specific neurons, they are dedicated for recognition of some particular person, face or something related, some event related to that. फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है, उसके पास आपने इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट किया और आप ये एनालाइज करना चाहते हैं कि वह पर्टिकुलर न्यूरॉन ज्यादा डिवोटेड वरुण धवन से है या आलिया भट्ट से है। तो हमने क्या किया, दोनों जो पर्सनैलिटीज है इनसे रिलेटेड जो भी हमारा सब्जेक्ट है, पर्सन है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको दोनों तरीके की पिक्चर्स दिखाई, आलिया भट्ट की भी दिखाई और वरुण धवन की भी दिखाई। It was observed that a particular neuron it is more responsive to an Alia Bhatt. In a second subject, a reverse case may be there कि जो second वाला neuron है that may be more response to pictures or some events which are related with an Varun Dhawan. Okay, what I want to say is that there are some neurons, particularly some single neuron, it is more dedicated to one of the thing. जैसे कि हमने यहाँ पर टोटल 80 डिफरेंट इवेंट्स बताए, लेकिन जो इवेंट्स 6, 7, 8, 9 आलिया भट्ट से रिलेटेड थे, या जो इवेंट नंबर 28, 29, 30, 31, 32 यहाँ पर आलिया भट्ट की पिक्चर या उससे रिलेटेड बातें थी, तो उस पर्टिकुलर न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। बाकी कंडीशंस में उसमें एक्शन पोटेंशियल बहुत नेग्लिजिबल जनरेट हुआ। ठीक है, इस तरीके से देयर में भी सम अदर न्यूरॉन्स, यानी इन अदर वर्ड्स आपका फ्रेंड ए है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी एक न्यूरॉन, उसके रिस्पॉन्स पे कोई एक न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, तो कोई दूसरा एक न्यूरॉन है दैट मे जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल अगेंस्ट अ सेकंड फ्रेंड। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर इज सम लोकलाइज्ड रीजंस कि दिस इज फॉर रिकॉग्निशन ऑफ पर्सन ए, दिस इज फॉर रिकॉग्निशन ऑफ पर्सन बी। this spatial separation has been identified in a medial temporal lobe. So they fire selectively to images of faces, animal objects or scene. It is not like that कि all neurons or a single neuron is going to fire in every case. No, it is not like a case. So it has been identified by single neuron recording. तो ये तो बात हुई सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग की कि एक न्यूरॉन जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो उसके आसपास मेम्ब्रेन या सराउंडिंग पोटेंशियल में क्या चेंजेस आता है उसको मॉनिटर किया जाए, तो इसे सिंगल यूनिट न्यूरॉन रिकॉर्डिंग कहा जाता है। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फेसेस, इवेंट्स सब्जेक्ट को बता सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर न्यूरॉन कब रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो दैट इज सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग। सेकंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और EEG. Electroencephalogram is basically an electrophysiological technique
which measures the electrical activity of complete brain using multiple electrodes placed on the scalp or on the head. We have studied that in a single neuron recording, we measure the activity of single neuron. But through EEG, we are recording the activity of almost all the neurons which are in contact with multiple electrodes. So variety of an activities related with the brain could be monitored using an EEG. सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग में एक न्यूरॉन की एक्टिविटी को असेस कर रहे थे, एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर EEG में मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स है वो स्केल के ऊपर लगाए जा सकते हैं। और थोड़ा ज्यादा इन्वेजिव इंफॉर्मेशन चाहिए तो सब्जेक्ट एनिमल्स के अंदर उनको अंदर इंसर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि सरफेस पर लगाएंगे तो जो कॉर्टेक्स रीजन वाले न्यूरॉन्स हैं उन्हीं की इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। आपको मेडुला या इनर रीजन से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है तो फिर आपको EEG वाले इलेक्ट्रोड्स हैं वो अंदर की तरफ इम्प्लांट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये भी EEG एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। खूब सारे इलेक्ट्रोड्स यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन, द बेनिफिट ऑफ EEG दैट इट कैन असेस द एक्टिविटी ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन एट अ सेम टाइम। फर्क क्या हो गया सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग और इसके अंदर, कि वहां एक इलेक्ट्रोड था और यहां पर मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है कि वहां पर सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग में हम एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो रहा था तब जो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम एक्शन पोटेंशियल को रिकॉर्ड नहीं करते, यहां पर मेनली जो इलेक्ट्रिक करंट में फ्लक्चुएशंस मेनली पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल की वजह से होते हैं। यानी व्हाट एवर द चेंजेस इन अ वोल्टेज ड्यू टू अ पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, they are being monitored. So what we monitor, that is important, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जब एक न्यूरॉन इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दे, ये कोई एक न्यूरॉन है, लेट्स से ये प्री सिनेप्टिक है और ये दूसरा न्यूरॉन इसको रिसीव कर रहा है, लेट्स से सिग्नल को, कोई दूसरा न्यूरॉन हम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द न्यूरॉन फर्स्ट, दिस इज न्यूरॉन सेकंड। तो बेसिकली हम यहां पर क्या मेजर करते हैं, दिस इज रेफर टू एज प्री सिनेप्टिक, दिस इज रेफर टू एज पोस्ट सिनेप्टिक। जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है उसको यहां पर मेजर करते हैं, यानी एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद क्या चेंजेस आते हैं पोटेंशियल में, उसको यहां पर हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, EEG जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड स्केल के ऊपर लगा रखे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड से डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेन एक्टिविटी, लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी से लेकर लो फ्रीक्वेंसी तक वेव्स है, वेव पैटर्न EEG हमारे पास जनरेट होती। जो हमारे पास ये EEG वाली इंफॉर्मेशन आई, बेसिकली दिस कैन बी यूज्ड टू मेजर द ब्रेन एक्टिविटी दैट अकर ड्यूरिंग एन इवेंट। यानी बेसिकली म्यूजिक सुनते वक्त कौन सा ब्रेन का रीजन एक्टिवेट होता है, मूवी देखते वक्त कौन सा रीजन एक्टिवेट होता है, पढ़ाई करते वक्त कौन सा रीजन एक्टिवेट होता है, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्रेंड तब कौन सा रीजन एक्टिवेट होता है, जब आपको नींद आ रही हो उस दौरान कौन सा रीजन या किस तरीके से EEG वेव्स होती है, आप बातें कर रहे हैं उस दौरान क्या किस तरीके का पैटर्न आता है। इन चीजों को, डिफरेंट इवेंट्स को स्टडी या इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। और इवन यू कैन मेजर द स्पॉन्टेनियस ब्रेन एक्टिविटी, अचानक आपको टच किया तो अब क्या चेंजेस आया। ठीक है, सो उन एक्टिविटीज को भी यहाँ पर मॉनिटर किया जा सकता है। Through EEG you can also assess all those activity that occurs in association with an event. तो फॉर एग्जाम्पल आपको आपके फ्रेंड की तस्वीर बताई, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है कि उसका फ्रेंड का मदर फादर किस तरीके से, फ्रेंड कहाँ रहता था, फ्रेंड के साथ आपने पास्ट में किस तरीके से टाइम बिताया, ये सारी इवेंट्स जो भी उससे रिलेटेड इवेंट्स है उस दौरान ब्रेन का कौन सा रीजन एक्टिवेट होता है उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसके कई सारे क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, स्पेशली EEG के अंदर जो वेव्स है उनको हम 5 डिफरेंट टाइप में बांट सकते हैं, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से वेव्स में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो गामा वेव्स है, गामा वेव्स दे आर
हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, सबसे ज्यादा जिनका एम्पलीट्यूड कम होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। ये बेसिकली वेव्स तब प्रोड्यूस होती है हमारे ब्रेन के अंदर जब ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे आप एग्जाम दे रहे होते हो, कंसंट्रेशन कर रहे होते हो किसी चीज को, जैसे अभी हो सकता है कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो मेरे लेक्चर के ऊपर, तो आपके ब्रेन के अंदर ज्यादातर अगर ईईजी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया जाए तो यू विल गेट अ गामा रेज। बट बीटा वेव्स जनरली जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, वो तब जब आप किसी धुन में मस्त रहते हो, पता नहीं क्या सोच रहे होते हो, पर ब्रेन एक्टिव है, इट इज थिंकिंग समथिंग, तो उसे you are not concentrating on that particular thing, but then also your brain is active, then the waves which are produced as a beta। आप एकदम शांत हो, रेस्ट वाली कंडीशन में हो, तो उस दौरान अल्फा वेव्स है वो जनरेट होती है। आपको नींद जैसा आ रहा है तो फिर थीटा वेव्स है वो डेवलप होती है, और आप जब सो रहे होते हैं तब फ्रीक्वेंसी ईईजी वेव की बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, इस तरह की वेव्स को हम डेल्टा वेव्स कहते हैं। सो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, दीज आर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स। इसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जब आपका ब्रेन एकदम शार्प एक्टिव हो उस दौरान, या कंसंट्रेट कर रहा हो उस दौरान, ईईजी में किस तरीके की वेव्स है वो प्रोड्यूस होगी। तो आंसर शुड बी दैट इट शुड बी अ लो फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड टाइप ऑफ वेव्स। और जब आप सो रहे होते हैं तब फ्रीक्वेंसी है वह नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, एंड कुल मिलाकर जैसे जैसे आप एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट की तरफ जाते जाते हैं, वैसे जो फ्रीक्वेंसी है वह कम होती जा रही है। तो सबसे पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा, थीटा एंड डेल्टा, ये ध्यान रखिए, इट इज नॉट अल्फा बीटा गामा, सीरीज क्या है, गामा, फिर उसके बाद बीटा, फिर अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। ईजी के कई सारे एडवांटेजेस है कि एक, कॉस्ट बहुत कम इन्वॉल्व, क्योंकि और भी कई सारे हम जैसे सीटी के बारे में पढ़ेंगे, हम एफएमआरआई के बारे में भी पढ़ेंगे, हम और अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, पर उनके कंपैरिजन में ईजी की कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम है। और इमीडिएट यानी बहुत कम समय के अंदर आप ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, इवन इट कुड बी इन ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड्स, दैट इज द एडवांटेज। ईईजी के लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रोड्स को पास पास में रखें तो फिर सिग्नल्स में कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। स्पेटियल रेजोल्यूशन काफी कम है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ रखना पड़ रहा तो एक इलेक्ट्रोड काफी डिस्टेंस के बाद रखना पड़ेगा, पास पास इलेक्ट्रोड्स को रखकर एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं किया जा सकता, इसलिए व्हाट वी से दैट देयर इज अ पुअर स्पेटियल सेपरेशन। बेसिकली अगर हम स्केल के ऊपर मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स को रख रहे हैं, सिर के ऊपर ही रख रहे हैं, तो जो कॉर्टेक्स रीजन है उसकी एक्टिविटी को ही मॉनिटर किया जा सकता है, क्योंकि हम ह्यूमंस के अंदर जनरली जब तक स्पेशल जरूरत नहीं हो तब तक इलेक्ट्रोड को अंदर की तरफ इम्प्लांट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इनर कॉर्टेक्स के अंदर वाले रीजन से भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करनी है तो फिर आपको इनवेजिव ईईजी करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोड को अंदर की तरफ इम्प्लांट करना पड़ेगा। इनवेसिव ईईजी में जो भी सब्जेक्ट है, लेट्स से रैट है या जो और कोई भी सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, निक्रोम स्टेनलेस स्टील की इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर आपने निक्रोम की कोटिंग कर दी ताकि कोई कोरोजन मिनिमाइज किया जा सके, और उसको ब्रेन रीजन में, उस रीजन में जाकर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर बताया गया, उस रीजन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है इलेक्ट्रोड को। और फिर इम्प्लांट करने के बाद, ऐसा करने पर जो डीप ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं उनसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ऑब्टेन किया जा सकता है, क्योंकि सरफेस पर रखोगे तो सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन से इंफॉर्मेशन मिलेगी, इम्प्लांटेशन करने पर अब जो इंटीरियर ऑफ ब्रेन है उसकी एक्टिविटी को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऑक्सीपिटल बाई रीजन से भी आप एक्टिविटी, या फ्रंटल रीजन से भी आप एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरा फायदा कि अब आप जब तक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट है तब तक लंबे समय तक ईईजी सिग्नल्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन इनवेजिव ईईजी की खुद की एक लिमिटेशंस हैं कि लेट से 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद अगर आप इसने किसी रैट के अंदर इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट भी किया है तो सिग्नल्स हैं वो कम आना शुरू हो जाते हैं, जितने पहले सिग्नल्स आ रहे थे उतने सिग्नल्स जनरेट नहीं हो पा रहे, या हम ये कह रहे हैं कि जैसे ईजी अब सिग्नल जनरेट ही नहीं हो पा रहे। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो जहां पर आपने इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया उस जगह पर इलेक्ट्रोड टिप के आसपास मेटल आयंस का डिपोजिशन हो सकता है, और मेटल आयन के डिपोजिशन होने की वजह से उसका आसपास के न्यूरॉन्स हैं वो डीजनरेट हो सकते हैं, और न्यूरॉन्स उसके आसपास के डीजनरेट हो गए तो सिग्नल्स मिलना बंद हो सकता है। दूसरा रीजन, अगर आपने इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं
मेटल आयन के डिपोजिशन को कम से कम कर सकते हैं। तो दूसरा ये हो सकता है कि इस न्यूरॉन के आसपास ग्लायल सेल्स आकर इकट्ठे हो गए, ग्लायल सेल्स ने इसको इंसुलेट कर दिया इलेक्ट्रोड को। सो न्यूरॉन और इलेक्ट्रोड के बीच में ग्लायल सेल्स आ गए, और न्यूरॉन्स और इलेक्ट्रोड के बीच में ग्लायल सेल्स आ गए, तो अब इस कंडीशन के अंदर भी जो इलेक्ट्रोड्स हैं वह न्यूरॉन्स के आसपास वो सिनेप्टिक जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। सो दीज आर टू मेजर प्रॉब्लम which are associated that EEG signals with a time they gradually depletes और बिल्कुल बंद आना ही बंद हो जाते हैं। या तो इलेक्ट्रोड्स हैं उन कोरोजिनस की वजह से मेटल आयंस का डिपोजिशन हो जाता है, या माइक्रोग्लायल सेल्स है या ग्लायल सेल्स है वो डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रोड के आसपास। जैसे कि इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि EEG was recorded and its power spectrum analysis were done in rats with an implanted electrodes for a long time. The power of EEG waves decreased 2 months after electrode implantation. 2 महीने के बाद जो सिग्नल आना है वो बंद हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके दो कारण हो सकते हैं, हमने पढ़ा, या तो ग्लायल सेल्स हैं वह एक्युमुलेट हो सकते हैं, या न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मेटल आयन के डिपोजिशन के बारे में। अब ये बात की कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड आर डिस्ट्रॉयड विद द टाइम नहीं, हम ये चीज़ तो ध्यान रखेंगे कि हम निक्रोम की कोटिंग है, निक्रोम कोटिंग आसानी से लंबे समय से हटती नहीं। द माइक्रोसॉकेट बिकम लूज, तो उसको तो वापस आप चेक कर सकते हो। सो दीज कैन नॉट बी अ रीजन। सो करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। देन this was about second electrophysiological approach। सिंगल यूनिट न्यूरॉन रिकॉर्डिंग में एक न्यूरॉन को इन्वेस्टिगेट करते थे एक्शन पोटेंशियल की वजह से, और जो सेकंड अप्रोच पड़ी EEG उसके अंदर आप पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स को मेजर करते थे, और एक न्यूरॉन की बजाय ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स उनको एक साथ इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। अब हम डिस्कस करेंगे पैच क्लैंप टेक्निक। Patch clamp technique, basically it is a technique which allows the study of a single or group of ion channels present on a cell। Patch clamp technique से एक आयन चैनल या एक से ज्यादा आयन चैनल ऑन है, ऑफ है, इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। और व्हाट इज द रेट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स कितनी तेजी से आयंस हैं वो मूव कर रहे हैं, उस चीज को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ पैच क्लैंप टेक्निक। और होल सेल जो पैच क्लैंप टेक्निक है, उस होल सेल पैच क्लैंप टेक्निक का एक फायदा और भी है कि होल सेल पैच क्लैंप टेक्निक से आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स हैं उनको भी मेजर कर सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट वी मीन बाय आयन चैनल्स। तो हम सेल बायोलॉजी में इस चीज को काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं डियर फ्रेंड्स, कि जो आयंस हैं क्योंकि वह चार्ज होते हैं इसलिए वह लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, चाहे उनकी कंसंट्रेशन बार कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। आयंस का फैसिलेटेड डिफ्यूजन कराना पड़ता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन मींस देयर मस्ट बी सम प्रोटीन जो इनके मूवमेंट को अलाउ करे। द प्रोटीन्स or protein transporters which allow an ions to move from their high concentration to low concentrations, these proteins which span membrane multiple times, these proteins are referred to as ion channels। जो ion channels हैं वह हमेशा ऐसी हो सकती है जो हमेशा ओपन अप रहे। हमेशा ओपन अप का मतलब कि उन्हें नॉन गेटेड चैनल कहा जा सकता है। अगर सोडियम सेल के बाहर ज्यादा है तो अंदर एंटर कर जाएगा, अंदर सोडियम ज्यादा हुआ तो वापस बाहर मूव कर सकता है, सोडियम पोटेशियम बाहर ज्यादा तो अंदर मूव कर सकता है, अंदर ज्यादा तो बाहर मूव कर सकता है। ऐसे चैनल्स को हम विल से दैट ओपन चैनल्स। सो ओपन चैनल का एग्जांपल आप जानते हैं, द चैनल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। पर ज्यादातर जो चैनल्स होती है डियर फ्रेंड्स, दीज आर रेगुलेटेड, मींस उनके गेट क्लोज और ओपन हो, क्लोज या ओपन किए जा सकते हैं। ऐसे चैनल्स को हम गेटेड आयन चैनल्स कहते हैं। अब ये गेट कैसे ओपन होंगे, कौन ओपन करेगा, उसके बेसिस पर इन्हें लिगेंड गेटेड आयन चैनल कहा जा सकता है। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में कोई लिगेंड जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही आकर बाइंड होता है तो आयन चैनल ओपन अप हो जाती है। और दीज कुड बी मैकेनिकल गेटेड, कि जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो आयन चैनल ओपन अप हो जाए।
या these could be voltage gated, membrane potential में change आए तो ion channel open up हो जाए. तो these are referred to as ion channels. और इन ion channels on है, off है, ion channel से what is the rate of transport, इनको अगर investigate करना है तो we have to utilize a technique and the technique is referred to as patch clamp technique. So coming to the patch clamp technique. तो लेट्स से इस जगह पर कोई एक आयन चैनल जिसको हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन के ऊपर यहाँ पर कोई आयन चैनल्स हैं, चैनल है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं. थोड़ा इसको जूम करके देखें तो जहां आयन चैनल है वहां पर हमने एक रिकॉर्डिंग पिपेट रखा जिसमें सफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और एक इलेक्ट्रोड्स भी, अभी हम उसके डिटेल्स में और पढ़ते हैं. तो इस रीजन को हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं जहां पर आयन चैनल है, इसको हम थोड़ा जूम कर बड़ा करके देखें तो दिस इज द आयन चैनल. तो दीज आर मल्टीपल आयन चैनल्स, उसमें से इस आयन चैनल को हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं. लेट्स से दिस इज अ सोडियम आयन चैनल, जहां पर सोडियम बार ज्यादा होगा तो अंदर मूव कर सकता है, लेकिन इट इज एन केस ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल. वोल्टेज अगर चेंजेस हुआ तो फिर ये ओपन अप होगा, और इवन इट कुड बी सम अदर टाइप. तो हम क्या करते हैं, जिस आयन चैनल को हमें स्टडी करना होता है, पिपेट को यहां पर टच कर दिया जाता है, फिर सक्शन प्रेशर क्रिएट किया जाएगा ताकि ये वाला रीजन अब ट्रैप होना शुरू हो जाए इन अ पिपेट. तो इस तरीके से हल्का सामने सक्शन किया, सक्शन करने पर अब क्या हुआ कि ये टाइटली क्लैंप हो जाएगा, ये आयन चैनल यहां पर टाइटली क्लैंप हो जाएगा. दैट इज नाउ यहां पर आपने आयंस रखे हैं तो, और आयंस यहां पर ज्यादा और स्टिमुलस दें तो आयंस यहां से इधर की तरफ मूव किए जा सकते हैं. सो माइल्ड सक्शन प्रोड्यूस कर जो पैच ऑफ अ मेम्ब्रेन है इंटेक्ट सेल का, दिस पैच ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एन इंटेक्ट सेल, इट कुड बी टाइटली sealed between the tip of micropipette and the plasma membrane such that now electrolyte solution, this whole process जहां पर हमने टिप टाइट कनेक्शन कर दिया between pipette and membrane और यहां पर micropipette is filled with an electrolyte solution and there is some kind of electronic conductor, this electrode is referred to as, which is going to monitor the changes, this is referred to as patch electrode. जब तक कोई आयन चैनल क्लोज है तब तक कोई चेंजेस नहीं है, पर जैसे ही आयन चैनल ओपन अप होगी तो सोडियम आयन तेजी से सेल के अंदर मूव करेंगे, जिसकी वजह से यहां पर भी वोल्टेज चेंज आएगा और सेल के अंदर भी वोल्टेज चेंज आएगा, और सेल के अंदर भी वोल्टेज चेंज आया या नहीं आया उसके लिए हमें एक सेकंड इलेक्ट्रोड यहां पर भी इंप्लांट करनी पड़ेगी. अनदर शुड बी इंप्लांटेड विद इन अ सेल. तो इन दोनों इलेक्ट्रोड से के बाद अब हम यहां पर जो भी रिकॉर्डिंग आएगी उन रिकॉर्डिंग को इस तरीके से मॉनिटर करेंगे. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. तो जो आयन चैनल है उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग की वजह से डेफिनेटली मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आएगा. जैसे सोडियम चैनल ओपन अप हो जाता है तो मेम्ब्रेन कहते हैं डीपोलराइज होती है, पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या चेंज आया उसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, जो हमने कहा कि पैच क्लैंप की तरह यहां पर लगा दिया है. सेकंड इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, वी एम्बेड इट इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोड जिसे हम पैच इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, एंड दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रोड. ठीक है, सो अब हम सेल के ऊपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर किस तरीके का पोटेंशियल में चेंज आया उसको मॉनिटर कर सकते हैं. तो ये कुछ इस तरीके से इनपुट है, एक इलेक्ट्रोड यहां पर है, एक सेकंड इलेक्ट्रोड यहां पर, अभी चैनल क्लोज है और चैनल क्लोज है तब तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई किसी तरीके का चेंज नहीं है. पर जैसे ही चैनल ओपन अप हो जाए, ओपन अप होने का मतलब सोडियम आयन तेजी से अंदर की तरफ आएगा. तो आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनिशियली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इंटीरियर नेगेटिव होता है, पर तेजी से सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करेंगे, अंदर आयन की तरफ मूव करते ही डीपोलराइजेशन होगा और डीपोलराइजेशन को यहां पर इस तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है. डीपोलराइजेशन हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हुआ, वापस क्लोज हुई तो वापस उस कंडीशन पर, वापस अगर वो ओपन होती है तो दिस इज ओपन स्टेट, दिस इज अ क्लोज स्टेट, अगेन दिस कुड बी एन ओपन स्टेट, दिस कुड बी अ क्लोज स्टेट.
तो डिफरेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशंस कर कर हम चेक कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब ओपन हो रही है, कब क्लोज हो रही है। लिगेंड देकर चेक कर सकते हैं कब ये ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है। पर जब कभी भी ओपन होगी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंजेस आएगा, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस को हम आसानी से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेड है, एक इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पर कहीं पर है और एक सेकंड इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ है, और ये जो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। इस तरीके से रिकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है जब कोई भी चैनल ओपन या क्लोज हो रही है। ठीक है। जो पैच क्लैंप टेक्निक है उसमें कई सारे वेरिएंट फॉर्म्स भी अवेलेबल है। जो सबसे सिंपलेस्ट पैच क्लैंप टेक्निक है दैट इज होल सेल, जिसके अंदर हमने क्या किया कि बिल्कुल सेल के ऊपर ही या ऑन सेल, जो अभी हमने पढ़ा कि सेल के ऊपर एक पैच क्लैंप करके रख दिया। इस रीजन को तोड़कर अलग लिया जा सकता है, और ऐसा करने पर अब ये आयन चैनल इसके अंदर सक्शन के अंदर आ जाएगी। इस तरीके से ये पिपेट है, पिपेट के अंदर यहाँ पर कहीं पर आ गई, और अब इसको हम इनसाइड आउट कहते हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो साइटोसोलिक हिस्सा है अब वह डायरेक्ट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ गया। सो इनसाइड आउट वैसे अब ये अप्रोचेस हम सेल बायोलॉजी में काफ़ी पढ़ चुके हैं जब हम आयन चैनल्स को डिस्कस कर रहे थे। होल सेल के अंदर हम क्या करते हैं, उस रीजन को हम कंप्लीटली पिंच ऑफ कर देते हैं, लेकिन पिपेट को वहां से नहीं हटाते, जिसकी वजह से जो पिपेट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और साइटोसोलिक सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। आउटसाइड आउट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको वापस पिकअप कर लेते हैं, जिसमें से जो हिस्सा बाहर की तरफ है वही बाहर की तरफ दिखाई देते है, उसे आउटसाइड आउट कहा जाता है। स्पेशली जो होल सेल पैच है दे आर बेसिक मोर यूटिलाइज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एंटायर सेल। ऑन सेल से आप एक लोकलाइज रीजन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टडी कर सकते हो, पर कंप्लीट सेल के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आपको होल सेल पैच है उसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात ये इतनी सी है कि पैच क्लैंप अप्रोच से आप एक आयन चैनल या एक से आयन चैनल की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हो, इवन मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेंशियल है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अब कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहां पर इलेक्ट्रोड इम्प्लांट नहीं किए जा सकते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है और उसकी इनर मेम्ब्रेन हम जानते हैं एच एन बाहर की तरफ आते हैं, और एच एन यहाँ पर बाहर की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वर्किंग की वजह से, तो आउटर बिकम पॉजिटिव, इंटीरियर बिकम नेगेटिव। पर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल लेट्स से -100 मिली वोल्ट होता है, तो इसको मॉनिटर कैसे करें। यहां पर इलेक्ट्रोड इम्प्लांट नहीं किए जा सकते, तो जहां पर इलेक्ट्रोड इम्प्लांट नहीं किए जा सकते और फिर भी वहां पर आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इन्वेस्टिगेट करना है, तो पैच क्लैंप टेक्निक की बजाय यू कैन यूटिलाइज 2 डिफरेंट वेज। आइदर यू कैन यूटिलाइज अ voltage sensitive dyes, or you can utilize certain you can say labeled ions, or these are the two, let's say one of the simplest way, that is you can utilize a voltage sensitive dyes. These voltage sensitive dyes are also referred to as potentiometric dyes, as that name suggests कि जैसे ही पोटेंशियल में चेंजेस आएगा, पोटेंशियल में चेंजेस आते ही जो डाई है that moves from one form to another state, means from oxidized to reduced or reduced to oxidized state। ऐसा होने पर जो डाई है उसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने पर हमें पता चल जाएगा कि पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या चेंजेस है। मोस्ट कॉमनली जो वोल्टेज सेंसिटिव डाई इस्तेमाल की जाती है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ANEP, एंड ANEP स्टैंड फॉर एन अमीनो नेफ्थाइल इथेनाइल पायरिडिनम। दिस डाई इज यूटिलाइज्ड। सेकंड जो वे है वोल्टेज सेंसिटिव डाइज की बजाय आजकल जो मोर कन्वीनियंट वे किया जाता है, दैट इज अ यूज ऑफ सर्टेन लिपोफिलिक कैटायनिक डाइज, or more accurately these lipophilic cationic dyes, they could be referred to as labeled ions, means they are cation, means they are ion, and they are labeled. For example, that dye could be like TMRE, dye could be like rod 123 or rhodamine 123, JC1. These are some of the fluorescent lipophilic cationic dyes, that is they can cross the bilayer of mitochondria के अंदर तक जा सकते हैं, और वहां पर जाने के बाद there could be a changes, they may start giving a fluorescence depending upon the voltage. Most of these cationic dyes they accumulate more in a mitochondria. Mitochondria के अंदर ज़्यादा accumulate तब होते हैं when the interior is more negative और membrane is membrane potential बाहर की तरफ पॉजिटिव हो,
इंटीरियर नेगेटिव हो, तो उस दौरान ये लिपोफिलिक डाइज है वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एंटर करना शुरू कर लेती। और जितनी ज्यादा डाई मैट्रिक्स में होगी उतने ही जितना ज्यादा मेम्ब्रेन पोटेंशियलाइज होगा, मेम्ब्रेन के ऊपर पोलराइजेशन होगा, उतनी डाई अंदर की तरफ जाएगी। अंदर की तरफ डाई ज्यादा गई तो वहां से फ्लोरोसेंस ज्यादा एमिशन होगा। अगर मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने पर डाई सारी निकल कर बाहर आ जाएगी। तो पहले रेड कलर की लेट से फ्लोरोसेंस आ रही थी, अब रेड कलर की फ्लोरोसेंस आनी बंद हो गई क्योंकि ज्यादातर डाई है वो निकलकर बाहर आ गए। तो इस तरीके से लिपोफिलिक कैटायनिक डाइज है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है स्पेशली उन जगहों पर जहां पर माइक्रो इलेक्ट्रोड्स का इम्प्लांटेशन करना पॉसिबल नहीं है। अब डाई है, फ्लोरोसेंट डाई एक्यूमुलेट हुई या नहीं हुई, इसको कैसे डिटेक्ट कर? तो डिटेक्ट करने की सिंपल सी अप्रोच, यू कैन यूटिलाइज अ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी और कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। इसी कंसेप्ट के ऊपर एक बार क्वेश्चन, मतलब पैच क्लैंप्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनको एक बार देख लें। इन एन इंटैक्ट सेल पैच क्लैंप एक्सपेरिमेंट, 2 इलेक्ट्रोड्स आर इंसर्टेड इनटू साइटोसोल बट एट डिफरेंट डेप्थ। नहीं, 2 इलेक्ट्रोड नहीं इंसर्ट की जाती, एक मेम्ब्रेन पर की जाती है और दूसरी इंसर्ट की जाती है। One electrode is applied to a plasma membrane in a region containing only lipid and one in cytosol। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोड को आयन चैनल के पास रखा जाएगा, नॉट ए नियर द लिपिड्स। 2 electrodes are applied to the plasma membrane। नहीं, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अप्लाई नहीं होती। 1 electrode is applied to a plasma membrane containing one or few ion channel and another electrode is inserted in cytosol। Yes, this statement is true। तो एक इलेक्ट्रोड तो जहां आयन चैनल होती है वहां पर रखी जाती है और दूसरी इंसर्ट की जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लें कि अ न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट वाज interested in using the patch clamp technique। Following statement are related to this technique। Which of the following combination will be achievable using patch clamp technique? Patch clamp technique से क्या चीज अचीव की जा सकती है? तो obviously intercellular movement of ion channels, आयन, जो भी आयन चैनल्स हैं उन आयन चैनल्स को स्टडी किया जा सकता है कि आयन्स किस तरीके से मूव। पोस्ट ट्रांस मॉडिफिकेशन ऑफ आयन चैनल प्रोटीन, लिगेंड दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल। यस, ये हम स्टडी कर सकते हैं। चेंज इन करंट फ्लो इन अ सिंगल आयन चैनल, ये स्टडी किया जाता है। इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ आयन चैनल्स, पहली बात तो आयन चैनल्स, सॉरी इसमें गड़बड़ क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ आयन चैनल, मूवमेंट ऑफ आयन चैनल्स को हम नहीं स्टडी करते, हम मूवमेंट ऑफ आयंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, सो चेंजेस इन करंट फ्लो इन अ सिंगल आयन चैनल दैट कुड बी मॉनिटर्ड। सो through this approach we are not investigating the movement of ion channel, we are studying the movement of ion through an ion channel। That's why statement A is false, B is also false, statement C and statement D, they are true। So correct combination is C and D। This is one of more question कि measurement and mapping with spatial resolution the membrane potential of cell were too small for micro electrode implantation is done using। यानी जहाँ पर माइक्रो इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, या तो लिपोफिलिक कैटानिक डाइज ले सकते हैं या वोल्टेज सेंसिटिव डाइज। तो रेडियो आइसोटोप्स, पीएच सेंसिटिव केमिकल्स, वाइटल डाइज की बजाय हम क्या लेंगे, वोल्टेज सेंसिटिव डाइज। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन अ माइटोकॉन्ड्रिया क्रिटिकल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मॉनिटर्ड बाय। वापस वही बात है कि वहाँ इलेक्ट्रोड तो इम्प्लांट नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रोड इम्प्लांट नहीं कर सकते तो कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं? तो दिस वी कैन मॉनिटर बाय मेजरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबल्ड आयंस, जैसा हमने कहा ना कैटायनिक डाइज across mitochondrial membrane that could be utilized। Okay dear friends, so this was some of the questions which has been asked from patch clamp technique। Now we are going to discuss another important technique referred to as computer assisted tomography or simply CT। CT or CT scan stands for computer assisted tomography। Computer assisted tomography is basically an imaging procedure। Okay, it is a radio imaging procedure where we use an X-rays
but the X-rays they are allowed to incident from multiple planes. यानी किसी एक जगह से एक्सरे की बीम नहीं डाली जाएगी, यहां से इस प्लेन से देन इस डेप्थ पर, इस डेप्थ, अलग अलग डेप्थ से एक्सरेज की प्लेन डाली जाएगी. So X-rays measurements they are taken from different angles to produce a images from different cross section, image from here, image from here, image from this side, image from this height, image from different cross sections, and even image from this side and this side, and these are referred to as tomography, or more accurately we can assume them as a virtual slices. These tomographies they are further processed by computer and a one three-dimensional image can be generated. Mainly CT CAT scan, it is utilized for the monitoring 3D structures in a brain, but beside this it can be utilized for various organs as well. The image of a brain basically it is obtained by differential absorption and diffraction of X-rays. So different regions, soft tissues, bones, gray matter, white matter, they will show a differential absorption tendencies toward the X-rays. You would have probably seen that these are the CT scans from different cross sections. These are different cross sectional images and we can superimpose them and to produce a, so these images could be like, one could be from this region, another maybe from this region, third maybe from this region, fourth maybe from this region, fifth maybe from this region, sixth maybe from this region. Okay, and these slices they are being represented. So one X-ray beam it is allowed to pass through here, second X-ray beam is allowed to pass through, and you are getting a slices. Okay. In conventional X-ray which are utilized, the X-ray beam is passed only from a one dimension. So let's say if this is a hand, you are passing all the X-ray beam from one particular face. You are not passing X-ray beam first here, second here, third here, fourth here. It is not like that. You all of X-ray beams they are allowed to pass through this hand. Okay, this is a hand and you are passing all X-ray beam, and on back side of this hand there is a zinc sulfide film where you are making an image. So there is only one plane from where you pass the X-rays. In CT scan, in contrast to this, you pass the X-ray beam from multiple planes. For example, first you can pass the beam from this plane. Simply, I am trying to represent it. One you can pass from this particular region. One could be from this region, another maybe from this region, third maybe from this region, fourth maybe from this region, and so on. Fifth maybe from this region, next image could be from this region. So you keep on rotating as well. So X-ray beam from this side, X-ray beam from this side, X-ray beam from this side, then X-ray beam over here, then X-ray beam over here, then X-ray beam over here. Complete CT scan may, full body CT scan may take around 30 minutes to 1 hour, because you are allowing X-ray to get passed from the different planes. Even if you are passing the X-ray beam from this brain region, you get structure somewhat like this. You can see that computer has processed the images which are being taken from the different cross sections, and then they are allowed to run in at a faster speed. जो अलग अलग प्लेन से इमेजेस ली उनको तेजी से रन कराया जाता है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि ब्रेन में क्या changes देखने को मिल रहे हैं. So this could be, let's say this could be the top, means there are 4 frames in this one, then there is second frame, then third frame, fourth frame, fifth frame. There are 5 frames you from top to bottom, and you can see what are the changes there. Okay, so there is a top view, then second view, then third view, then fourth view. These are the views which are being represented, and you can find out that these are, let's say, bones, this is the soft tissues, size of brain, various other activities they could be monitored. Mainly CT scanning, it has been typically used to detect infarctions, tumors, calcifications, hemorrhages, bone traumas. These are the most common application of CT scan.
Besides this, CT scan could also be utilized for lungs to detect basically both acute and chronic changes in lung parenchyma. For example, COVID viruses, they mainly affect the lung parenchyma. They hardens the lung parenchyma. That would be detected by CT scans. That is, you can compare a normal lung and the lung infected with this COVID virus. CT scans, they have also referred to as computed tomography angiography, that is referred to as CTA. इस टेक्निक से आप आर्टरीज और वेन्स जो थ्रू आउट बॉडी है उनमें कहीं पर ब्लॉकेज है या नहीं है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सीटी स्कैन से आप हार्ट की एक्टिविटी के बारे में, कार्डियक एनाटॉमी, हार्ट एनाटॉमी, कोरोनरी एनाटॉमी, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। मेनली ब्रेन के लिए, पर उसके अलावा भी इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। इवन इस अप्रोच से आप यू कैन मेक द इमेज, जो नॉर्मल एक्सरे है उससे ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर आप सीटी स्कैन बनाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स होते हैं, स्पेशली जॉइंट्स के पास माइनर फ्रैक्चर्स हैं, तो उनको बेटर हम इन्वेस्टिगेट स्टडी किए कर सकते हैं थ्रू अ सीटी। सो सीटी स्कैन एक्सरे की बजाय ये फायदा है कि यहां पर अगर सुपर इम्पोजिशन हो रहा है इमेजेस का तो भी उनको क्लियरली डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट प्लेन है। ये वाली प्लेन का अलग पिक्चर होगी, इसके नेक्स्ट प्लेन की अलग पिक्चर होगी, तो सुपर इम्पोज वाला रीजन यहाँ पर इमेज को ब्लर नहीं करेगा। इसका रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है। अगर टिश्यूज के अंदर जैसे सॉफ्ट टिश्यूज, हार्ड टिश्यूज या दो सॉफ्ट टिश्यूज है, उनके अंदर अगर सिर्फ 1% से भी कम डेंसिटी में डिफरेंस है तो भी उनको आसानी से सीटी स्कैन से आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। लिमिटेशन या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम वाली बात यह है कि सीटी स्कैन में एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। X-rays, they are mutagenic in nature. They can cause a mutation, high incidences of high irradiation of cancers. They can lead high irradiation of the X-rays can lead to cancers. So these are some of the limitations. तो ये हमने बात की X-rays के बारे में, X-ray based computer aided tomography के बारे में। Now moving to very important technique that is referred to as positron emission tomography. Basically, this positron emission tomography is a technique to assess the active region of the brain or to map some region of a brain which is releasing a particular type of neurotransmitter. यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के अंदर ब्रेन का कौन सा रीजन एक्टिव है वह पता कर सकते हैं। ब्रेन का कौन सा रीजन डोपामीन रिलीज करता है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। ब्रेन के अंदर कहीं पर ट्यूमर्स तो नहीं है, कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। ट्यूमर को रिमूव कर दिया है, वापस वो रीअपियर तो नहीं हुआ बॉडी में कहीं पर भी, उसके लिए भी मोस्ट कॉमनली यानी कैंसर से रिलेटेड, कैंसर मैपिंग से रिलेटेड पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नाम से ही पता चल रहा है पॉजिट्रॉन इज अ काइंड ऑफ रेडिएशंस। तो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में व्हाट वी डू इज वी यूज some short-lived radioisotopes which emits positron, and later on we will see that the region where there would be a release of positron, somehow from that same region there would be an emission of gamma rays, and these emitted gamma rays they can be detected by the detector. So जो brain का functional region होगा या body का जो functional region होगा, functional region से there would be emission of gamma rays, and these gamma rays they could be detected by the detector. So काम की बात ये है कि positron emission tomography का मतलब वापस इमेजिंग की टेक्निक है, और इमेजिंग की मैप टेक्निक जो बेस्ड है दैट इज प्रिंसिपली इट इज ड्यू टू एन एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। एंड पॉजिट्रॉन हम पढ़ चुके हैं रेडियो एक्टिविटी। व्हाट आर पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन डू नॉट हैव मास
एंड हैज अ पॉजिटिव चार्ज। नेगेट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में क्या करते हैं कि जिस पेशेंट की हमें पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करनी है उस पेशेंट के अंदर शॉर्ट लिव्ड रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल उसके ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। सो डॉक्टर क्या करता है कि शॉर्ट लिव्ड रेडियो आइसोटोप्स विच इज टैग्ड विद सम मॉलिक्यूल, दिस इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड। अब ब्लड के अंदर वह मॉलिक्यूल बॉडी के हर रीजन तक मूव करेगा, इंक्लूडिंग द रीजन ऑफ अ ब्रेन। जहां कहीं पर भी वह मॉलिक्यूल ज्यादा एक्यूमुलेट होगा वहां पर पॉजिट्रॉन रिलीज होंगे, पॉजिट्रॉन की वजह से गामा रेज रिलीज होंगे और गामा रेज जो भी रिलीज हुए उसको डिटेक्टर है वह डिटेक्ट कर लेगा। सो ब्रेन का वह रीजन जहां जो कि एक्टिव है वहां पर देयर वुड बी मोर रिलीज ऑफ पॉजिट्रॉन एंड वेयरएवर देयर आर मोर रिलीज ऑफ पॉजिट्रॉन समहाउ दे कुड बी डिटेक्टेड एंड उस रीजन को जहां से बहुत ज्यादा पॉजिट्रॉन एमिशन है उसको प्रोसेस कर कर इमेज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कैसे अभी हम देखते हैं थोड़ा सा। तो देख ब्रेन के जिस रीजन से भी रेडिएशन ज्यादा आ रहे हैं उस रीजन को हमने वापस मैप कर लिया। तो देख रहे हैं आप कि देयर आर टू एक्टिव सेंटर्स ऑफ ब्रेन जहां पर बार बार रेडिएशन है वह एमिट हो रहे हैं। तो ब्रेन के उस रीजन को फोकस कर सकते हैं कि ये रीजन अभी ब्रेन का बहुत ज्यादा एक्टिव है। So coming to a little bit physics behind this positron emission tomography, जो शॉर्ट लिव्ड रेडियो आइसोटोप्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं मोस्ट ऑफन दे आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट, दे आर नॉट टेकन फ्रॉम द नेचर, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ साइक्लोट्रॉन। हम पढ़ चुके हैं रेडियो एक्टिविटी में कि व्हाट वी मीन बाय साइक्लोट्रॉन और इवन बायोकेमिस्ट्री में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि साइक्लोट्रॉन से हम जो नॉर्मल एटम्स की फॉर्म है उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराकर we can convert them into an radio isotopes. For example, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन से प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस किया जा सके। लेट्स से हमारे पास ये O18 है जो कि ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप है जिसमें 8 प्रोटॉन्स हैं 10 न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं इस तरीके से 8 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है, इसका न्यूक्लियस स्टेबल है। अब हम क्या करते हैं इस एटम के साथ एक प्रोटॉन को कोलाइड करते हैं, तेजी से प्रोटॉन इसके ऊपर स्ट्राइक कराते हैं। जैसे ही प्रोटॉन इसके ऊपर स्ट्राइक कराते हैं तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि न्यूक्लियस एक प्रोटॉन को गेन करता है और उस दौरान यहां से एक न्यूट्रॉन है उसको वह लूज कर लेगा और न्यूट्रॉन को लूज करते ही इट कन्वर्ट इनटू एन अ फॉर्म which is radioactive, that is fluorine 18. So पहले आपके पास कंडीशन क्या थी, there were 8 proton and then there are 10 न्यूट्रॉन। पर जैसे ही हमने यहां पर बार से एक प्रोटॉन को बम्बार्ड कराया तो 9 प्रोटॉन हो गए और यहां से एमिशन हो गया एक न्यूट्रॉन का जिसकी वजह से अब 9 न्यूट्रॉन हो गए और ऐसा करने पर हमारे पास फ्लोरीन विथ मॉलिक्यूलर वेट 18 आ गया एंड दिस इज नाउ हैविंग अ अनस्टेबल न्यूक्लियस। ये एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है, ये एक रेडियो एक्टिव है। इट एमिट्स पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन का एमिशन करता है। तो कुल मिलाकर O18 से हमने F18 बनाया, कैसे? प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट कराने से, और बम्बार्डमेंट की वजह से अब ये इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। इस तरीके के फ्लोरीन 18 को जो कि रेडियो एक्टिव है इसको बायोमोलिक्यूल के साथ एड्सॉर्ब कराया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर जहां कहीं पर भी OH ग्रुप है, OH ग्रुप की जगह पर हम रिप्लेस कराकर क्या ला सकते हैं, फ्लोरीन 18 लाया जा सकता है। ओके, so the OH group of various biomolecules they could be replaced
बाय F18 और ऐसा करने पर अब हमारा ग्लूकोज रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से लेट्स से हमारे पास 18 फ्लोरीन वाला फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज बन गया। इस एक जगह से OH ग्रुप हट गया इसलिए इसको हमने डीऑक्सी कहा और वहां पर अब फ्लोरीन आ गया। और इस तरीके के रेडियो एक्टिव ग्लूकोज को पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी हमें पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करनी है। उसके अंदर 18 फ्लोरीन लेबल्ड जो ऑक्सी ग्लूकोज है उसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं। अब ये फ्लोरीन 18 वाली जो फॉर्म है, जैसे मैंने कहा, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल फॉर्म डेफिनेटली अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसमें रेडियो एक्टिव डीके होगा और रेडियो एक्टिव डीके होने पर देखा जाता है कि अब यहां पर इससे एक पॉजिट्रॉन बार की तरफ वापस एमिट होता है। देयर इज एन एमिशन ऑफ अ पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन एमिट हुआ कहां से? तो पॉजिट्रॉन इस तरीके से एमिट हुआ कि इस दौरान अब इसमें से एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है वह स्प्लिट होता है। प्रोटॉन स्प्लिट होता है बैक इनटू वन न्यूट्रॉन एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ वन पॉजिट्रॉन। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि वापस एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा होने पर अब वापस जो F18 है, क्योंकि एक प्रोटॉन कम हो गया इसलिए अब ये वापस ऑक्सीजन वाली फॉर्म में हो जाएगी, पर एक न्यूट्रॉन बढ़ गया इसलिए मास में वापस कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? एक पॉजिट्रॉन। सो कुल मिलाकर वापस रिवर्स होता है। ये अनस्टेबल फॉर्म है। F18 रेडिली पॉजिट्रॉन एमिशन के बाद O18 में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने ग्लूकोज वाला फॉर्म डाला और ग्लूकोज वाला फॉर्म है वह वापस ऑक्सीजन वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉजिट्रॉन जो बार की तरफ एमिट हुए वो पॉजिट्रॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो इस दौरान वापस हम इस इक्वेशन को बैलेंस रख सकते हैं कि F18 है, F18 किस में कन्वर्ट हो गया? वापस O18 में, और उस दौरान बार की तरफ क्या एमिट हुआ? एक पॉजिट्रॉन एमिट हुआ। अब ये पॉजिट्रॉन जिस फ्लोरीन से अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले एटम से बाहर निकला वहां से ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाता, है ना। ये यहां से कहीं पर पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ, पास में ही किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के साथ ये एनकाउंटर करता है। किसी न किसी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। पॉजिट्रॉन को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, डिटेक्टर तक ये नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जो पॉजिट्रॉन एमिट हुआ शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है और किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर टकरा जाता है। जैसे ही पॉजिट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो प्लस माइनस तो आपस में काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी और एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज होगी दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ गामा रेज। पॉजिटिव चार्ज ऑफ बीटा रेज वुड बी counterbalanced by the negative charge of electron. Now a zero charged molecule would be produced but with of very high energy, and that is referred to as gamma rays. So what we want to say is that ये positron और इलेक्ट्रॉन दोनों तेजी से एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, देयर इज अ कॉलिशन, और कॉलिशन होते ही वापस इनसे एमिट होती है गामा रेज। देयर आर टू गामा रेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड व्हिच मूव्स टू एन ऑपोजिट। सो पहले एक पॉजिट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था, दोनों टकरा गए और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? गामा रेज में। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? गामा रेज में। दिस इज आफ्टर अ कॉलिशन। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते ही दोनों वापस दूर की तरफ भागते हैं, दूसरे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों गामा रेज में कन्वर्ट करते हो जाते हैं। दिस प्रोसेस रेफर्ड टू एज एनिलेशन. So what is annihilation? Annihilation is process when the positron strike with an electron. Both of them they get converted to gamma rays, and these high energy gamma rays they move in the opposite direction, and they can be recorded even at longer distance because the energy is sufficient, that is around 511 kilovolt. Okay. So ये देखें इस एनिमेशन में ये बताया कि जैसे ही ये जहां कहीं पर भी
ये फ्लोरोग्लूकोज होगा, 18 फ्लोरोग्लूकोज डीऑक्सी ग्लूकोज होगा, उस जगह पर पॉजिट्रॉन एमिट होंगे, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होंगे, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक होते ही गामा रेज बाहर की तरफ एमिट होगी, और गामा रेज जो भी बाहर की तरफ एमिट हुई पेशेंट से, उसको डिटेक्टर है वह डिटेक्ट कर लेगा। तो जहाँ कहीं पर भी, यानी कुल मिलाकर द पोजीशन ऑफ फ्लोरोग्लूकोज कुड बी आइडेंटिफाइड, क्योंकि जहाँ फ्लोरोग्लूकोज होगा वहीं पर फ्लोरीन है वो पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा, रेडियो एक्टिव फ्लोरीन अगर पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा तो गामा रेज का एमिशन होगा, और उसको डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर सकता है। सो गामा रेज दे कैन ट्रेवल टू अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड दे कैन बी डिटेक्टेड बाय अ डिटेक्टर सिस्टम। तो इनहेलेशन इवेंट की वजह से जो भी गामा रेज हमारे पास आई है, जिस रीजन से भी गामा रेज आई है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। अब प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है कि ब्रेन का जो एक्टिव रीजन होगा, उस एक्टिव रीजन के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो ग्लूकोज भी वहां पर ज्यादा पहुंचेगा, और ग्लूकोज वहां पर ज्यादा पहुंचेगा तो बेसिकली हम जो ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हैं वह फ्लोरीन 18 लेबल्ड ग्लूकोज, यानी फ्लोरीन 18 लेबल्ड ग्लूकोज ब्रेन के उस रीजन में ज्यादा पहुंचेगा जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जहां पर F18 लेबल्ड ग्लूकोज है वहां पर पॉजिट्रॉन भी ज्यादा एमिट होंगे, और पॉजिट्रॉन जहां ज्यादा एमिट होंगे वहां से इनहेलेशन प्रोसेस होगा और उसकी वजह से गामा रेज का एमिशन होगा। तो जिस रीजन से भी गामा रेज का बहुत ज्यादा एमिशन हो रहा है, इसका मतलब वी कैन से दैट दीज आर द एक्टिव रीजन ऑफ अ ब्रेन। तो उन रीजन्स को आसानी से हम मैप कर सकते हैं कि इस ब्रेन के अंदर एक्टिव रीजन कौन से हैं, क्योंकि जो एक्टिव रीजन्स होगा उन एक्टिव रीजन से पॉजिट्रॉन की वजह से गामा रेज का एमिशन बहुत ज्यादा होगा। तो द रीज correlation is very simple कि region of a brain which are more active, their rate of metabolism will be high. Where rate of metabolism would be very high, there will be more glucose utilization. Glucose is F18 labeled, so wherever there would be more glucose utilization, you will expect more amount of fluorine 18 emitting a positron, and emission of positron bombardment it with an electron, release of gamma rays. This could be utilized for the mapping of the active region of the brain. So you can map, like in this diagram, you can map the active region of the brain. There are detector on all the sides. Even you can make colorful images using the software layers. You can make colored pictures, and these colored pictures of an experimental condition, control conditions means control means जिसको हमने किसी तरीके का स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं, experimental जिसको हम वैरायटी ऑफ स्टिमुलस दे रहे हैं, और उन दोनों को कंपेयर कर कर हम पता लगा सकते हैं कि म्यूजिक सुनने पर कौन सा रीजन एक्टिव हुआ, या कम जब दूसरा सब्जेक्ट है कंटिन्यूसली बात कर रहा है एक्सटर्नल सब्जेक्ट तो कौन सा रीजन एक्टिवेट हुआ, एंड डिफरेंस इन द इमेज दे कुड बी मॉनिटर। ओके, जो पॉजिट्रॉन एमिशन ट्रेसर जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बेसिस पर अगर हमें एनालिसिस करना है तो वी यूटिलाइज ऑफ फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज, पर उसके अलावा और भी कई सारे ट्रेसर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यू कैन यूटिलाइज एन फ्लोरो एल डोपा to identify the region where there is more dopamine synthesis, neurotransmitter which are more producing the neurotransmitter. ब्लड फ्लो को सिर्फ असेस करना है, उसके लिए पैट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वाटर ऐसा इस्तेमाल करें H2 जिसका ऑक्सीजन O16 की बजाय O15 हो, ताकि वो पॉजिट्रॉन का एमिशन करे। अगर आपको डोपामीन रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी करना है तो यू कैन यूटिलाइज C11 लेबल्ड रैक्लोप्राइड, दैट इज यू कैन से ट्रेसर विच इज अवेलेबल। अगर आपको डोपामीन रिसेप्टर्स को स्टडी करना है तो उसके लिए एक और C11 मिथाइल पाइपरोन नाम का ट्रेसर अवेलेबल है। इसी तरीके से C11 flumazenil is also available, so N13 ammonia is also available, so multiple type of PET tracers they are available for assessing variety of activities. Applications अगर बात करें PET की तो mainly दिस इज यूटिलाइज फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड स्प्रेड, क्योंकि जहां कहीं पर कैंसर सेल्स होगी वहां पर देयर वुड बी एन अलार्म लेवल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वारबर्ग इफेक्ट हम जानते हैं, वहां पर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, और ग्लूकोज रेडियो लेबल्ड वाला है तो वहां पर पॉजिट्रॉन एमिशन भी ज्यादा होगा, और पॉजिट्रॉन एमिशन जहां कहीं से भी ज्यादा आता है तो वी कैन फाइंड आउट कि कहां पर कैंसर सेल्स हैं। कोई हमने कैंसर ट्रीटमेंट दिया, उसकी वजह से कैंसर सेल्स की ट्यूमर की ग्रोथ पर क्या फर्क पड़ा, ट्यूमर साइज पर क्या फर्क पड़ा, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है।
हम कंटिन्यूअस सपोज हमने कीमोथेरेपी दी, फिर उसके बाद हमने सर्जरी भी करके कैंसर टिश्यूज को रिमूव कर दिया, पर हर 6 मंथ के बाद हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कहीं पर वापस कैंसर सेल रीअपियर तो नहीं हो गए। उसके लिए पैट अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यूज मेटाबॉलिज्म को स्टडी किया जा सकता है, टिश्यू वायबिलिटी को स्टडी किया जा सकता है, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्केशन की वजह से हार्ट के ऊपर कितना डैमेज हुआ उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। ब्रेन के अंदर कई सारी एबनॉर्मलिटीज जैसे ट्यूमर्स हो गए, मेमोरी डिसऑर्डर्स हो गए, सीजर्स हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, डोपामिन सिक्रेशन रीजन वाला है जैसे अल्जाइमर के अंदर वो काम नहीं कर रहा है, इन चीज़ों को भी स्टडी हम पैट से कर सकते हैं। हम नॉर्मल ब्रेन के फंक्शन को मैप कर सकते हैं, नॉर्मल हार्ट की फंक्शनिंग को हम मैप कर सकते हैं यूजिंग अ पैट अप्रोच। ठीक है, तो ये सब बातें किसके लिए है? पैट के बारे में। अब सीटी और पैट दोनों के अंदर हम रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं और एक कंसर्न हमेशा रहता है कि दीज रेडिएशंस दे कैन डैमेज, कैन हैव अ इल इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन। ऑल्दो एक्सरे आर मोर डेंजरस, पैट के अंदर हम जनरली लो एनर्जी रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं, बट एनी हाउ दे आर कमिंग टू गामा रेज एंड गामा रेज दे आर ऑल्सो म्यूटाजेनिक। So we have to go for some other technique for tomography, for imaging, where the you can say chances of a mutation is a lesser, harm होने के chances कम से कम हो। ऐसी ही एक अप्रोच है that is referred to as MRI, magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging is a medical imaging technique which can provide an internal details or a anatomy of organ, as well as it can give you the information about the physiological processes of body. That is, not only you will able to know the structure of a heart or structure of certain region of brain, you will also able to assess whether the brain is functioning properly or not, or a heart is functioning properly or not. In the magnetic resonance imaging, you would have always witnessed a large MRI scanners. These MRI scanners, they use strong magnetic field gradients and radio waves to generate the image. तो इस अप्रोच के अंदर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही हेल्थ के लिए हजार्डस नहीं। काम क्या है? सीटी की तरह, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी की तरह यहां पर भी स्ट्रक्चर्स को ऑब्टेन करना, एनाटॉमिकल डिटेल्स को ऑब्टेन करना, बट एक्सरे की बजाय यहां पर हम क्या लेंगे? रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स इतने ज्यादा डेंजरस, या दे आर नॉट डेंजरस एट ऑल बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लो एनर्जी। You can see this is the image of a brain, MRI scan of an brain, looks almost similar to a CT scan. जैसे CT scan में हम डिफरेंट प्लेन से एक्सरेज को पास करते हैं, यहाँ पर एक्सरेज को पास करने की बजाय वी यूटिलाइज आर रेडियो वेव्स। फर्स्ट वी पुट अ सब्जेक्ट अंडर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड देन वी अप्लाई अ रेडियो वेव्स। एंड वापस क्या एमिशंस हो रहे हैं रेडियो वेव्स इंसिडेंट करने के बाद, जहाँ जहाँ से एमिशंस आ रहे हैं उनके बेसिस पर वापस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर पिक्चर्स हैं कंप्यूटर प्रोसेस करता है और पिक्चर्स को वापस रीड्रॉ करता है। बेसिकली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हम पढ़ चुके हैं हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तब शो होता है जब ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो। And most common molecule in all biological system is water. Water 80% के आसपास वाटर होता है और वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम होता है और हाइड्रोजन एटम के अंदर there is only one proton, and there is a one proton means it is in odd number and it has a charge
it has spin. So definitely it will have a property of मैग्नेटिज्म. सो प्रोटॉन है वह स्पिन कर सकता है अपनी एक्सिस पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब किसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखते हैं तो ये रैंडमली अलाइन होता है. So when no magnetic field are applied, the different protons of a water molecule in a person, they are aligned in a different ways. अगर पेशेंट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक line of forces में रखें, these are representing magnetic line of forces, okay, these are, we are providing a magnetic field, let's say 2 megatesla, 3 megatesla magnetic line of forces they are keeping. तो जो पेशेंट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के अंदर जो प्रोटॉन है, they can, since being a magnetic, they can either align in the direction of magnetic field, that is, this is the alignment in the direction of magnetic line of forces, that is referred to as low energy state, जिसको हम प्लस हाफ स्पिन भी कह सकते हैं, अल्फा स्पिन भी कह सकते हैं. और some protons, they may align opposite to magnetic line of forces. So this is the direction of magnetic line of forces and they are aligned opposite to magnetic line of forces. They could be, we will say that their spin is minus half or it is beta, and definitely there would be some energy difference between the high energy state and low energy states. So to remove the gap between a plus half and minus half spin, or the protons which are spinning in the direction of magnetic line of forces and the protons which are spinning aligned opposite to magnetic line of forces, if you want to reduce gap, what we do is we give a radio waves from outside. So now we are providing a radio waves, and when we provide a radio waves, there is a changes in alignment. Even the minus half could be converted into a plus half, that is, they could also be aligned in direction of magnetic line of forces, and this phenomenon is referred to as resonance. Obviously, for this, some radio wave, for this resonance, some frequency of radio waves has to be absorbed. So we keep on, first we put a person in a strong magnetic field, and then we keep on increase the frequency of radio waves until resonance occurs. And whenever resonance occurs, there is an emission of signals, and these signals, they could be detected by the detectors. And using that information and utilizing a Fourier transformation, 3D pictures, they are redrawn. So let's say this is where we are going to form an image. This is the person जिसकी हमें MRI करनी है. The important components of MRI include primary magnetic field. Second is the gradient coils, by which you can change the magnetic lines of forces and allow them to pass to a particular region of the bodies. Then you are having a radio frequency coil, so that you can first you increase the magnetic line of forces and then you provide a radio frequency. And then there are computer system which is going to detect the radio frequency where a resonance is being observed. So these are the components of MRI. And you can see this is a beautiful image from the different sections. Using a gradient coil, the magnetic line of forces, they are produced in a different region of the waves, and whenever there are some kind of, you can say, resonance, the image is being formed. So you can see that from top to bottom, in between आपको eyes भी दिखाई दे रही होगी. So eyes से आप धीरे धीरे lower region की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. Okay, so from the top to down, the information about the anatomical details of the brain can be obtained. Okay. MRI approaches, applications are almost similar to the CT, but basically it is
often considered to be better choice for neurological cancers because it gives a better visualization as compared to a CT. It can also be utilized to assess the structure and function of heart. उसके अलावा जॉइंट्स में कोई फ्रैक्चर है, जॉइंट्स पर किसी तरीके का डिजीज है, सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर कहीं पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा हो, स्पाइनल कॉर्ड की इमेज फॉर्म करनी हो, उन सब जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. लीवर स्टडीज, बाइल डक्ट, पेनक्रियास, इस रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस भी एमआरआई से किए जा सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ magnetic resonance imaging. The applications are almost similar to the CAT, only the difference is that here instead of X-ray you are using a radio waves for a resonance. Then moving to a last technique, an advanced form of MRI referred to as functional MRI, fMRI. Functional MRI, or also abbreviated as fMRI, is again imaging technique which relies on the fact that cerebral blood flow and neural activations are coupled. सिंपल से लॉजिक के ऊपर बेस्ड है कि ब्रेन का जो रीजन बहुत ज्यादा एक्टिव होगा उस रीजन में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा. Oxygenated blood will flow more in the region which is more active. So the active region of brain utilizes more oxygen, thus in that particular region the flow of blood will also increase. That is the basis for this functional MRI. So basically in functional MRI is where the imaging or contrast, basically it is generated on basis of blood oxygen level, also referred to as that this contrast is bold dependent. And what we mean by bold? Blood oxygen level dependent. That is, what is the proportion of oxygenated blood and deoxygenated blood? They will give a different kind of signals and they would be utilized in functional MRI or fMRI. So it is, contrast is dependent upon bold. Bold is blood oxygen level dependent. So more accurately, this fMRI is utilized to map the different regions of brain which get activated under different kind of stimulus. Let's say मैंने यहां पर टच किया, मेरे ब्रेन का कौन सा रीजन एक्टिवेट हुआ उस टच स्टिमुलस पर, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेस्ट जो अप्रोच है दैट इज fMRI. So which regions get activated, which regions of cortex get activated? As already mentioned, the concept is very simple कि ब्रेन वैसे भी सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, ग्लूकोज का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करता है, क्योंकि ब्रेन के पास लीवर की तरह या मसल्स की तरह कोई इंटरनल रिजर्व्स या स्टोर नहीं होते. ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है तो ऑक्सीजन की डिमांड, ग्लूकोज की डिमांड भी बढ़ जाती है और ब्लड सप्लाई बेसिकली जो आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स है वहां पर ज्यादा ब्लड को सप्लाई करे, जो ब्रेन है उनकी डिमांड को पूरा कर सके. ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्रेन के एक्टिव रीजन के अंदर ब्लड की सप्लाई भी की जाती है. ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर कर ग्लूकोज, ऑक्सीजन उस रीजन में पहुंच सकता है जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है. So what happens is the active center of the brain, let's say this is the active neuron. Active neuron, it releases some kind of
chemical outside, that is neurotransmitter is being released, and as a release of neurotransmitter there is an increased blood flow in that particular region. Basically these neurotransmitters, they are releasing a dilation in the arterial end, due to which more blood is supplied to that particular area. And this is the concept on which this fMRI is based, that the active region of brain will have more supply of blood. Going little bit to more depth कि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम आरबीसी करते हैं। आरबीसी के अंदर देयर इज अ प्रोटीन रेफर्ड टू एज हीमोग्लोबिन जो ये काम करता है। हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक प्रोटीन है जिसमें देयर आर 2 अल्फा सबयूनिट्स, देयर आर 2 बीटा सबयूनिट। ईच ग्लोबिन जो सबयूनिट है उसके साथ एक क्रोमोफोर अटैच होता है जिसे हीम कहा जाता है। हीम के अंदर टेट्रा पायरोल रिंग होती है। टेट्रा पायरोल रिंग के सेंटर के अंदर एक आयरन एसिड होता है, Fe2 प्लस Fe2 वाली स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट इज आयरन इज मेनली इन अ रिड्यूस्ड स्टेट। आयरन at this condition it is having a 6 coordinate sites. It is having a 6 coordinate sites. 6 coordinate sites में से 4 जो coordinate sites हैं वह हीम पोरफायरिन के साथ 4 they are interacting with the iron की 4 coordinate site है वह 4 नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करती है, नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन 9। फिफ्थ जो कोऑर्डिनेशन साइट है दैट इज इंटरेक्टिंग विद अ हिस्टिडीन। फिफ्थ जो आयरन है दैट इज इंटरेक्टिंग विद एन हिस्टिडीन ऑफ अ हीमोग्लोबिन। सिक्स जो कोऑर्डिनेशन साइट है वो फ्री है और 6 कोऑर्डिनेशन साइट पर ऑक्सीजन आकर बाइंड हो सकता है, और ऑक्सीजन आकर बाइंड हुआ तो देन इट वुड बी रेफर्ड टू एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो गया तो देन इट वुड बी रेफर्ड टू एज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है दे विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट पैटर्न इन फंक्शनल एमआरआई। बेसिकली जो भी ऑक्सीजन सैचुरेशन डिपेंडेंट मैग्नेटिज्म है उसकी वजह से एफएमआरआई सिग्नल्स हैं वह जनरेट होते हैं। जब वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वाली फॉर्म स्टेट में है तो देयर आर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड, कोई मतलब हम ये कह सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। उस दौरान इट इज अ डायामैग्नेटिक, नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू दीज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी ये एक्टिविटीज है वह प्रोटॉन या न्यूक्लियर हो सकती है बट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं। जब तक ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तब तक एफएमआरआई सिग्नल्स हैं वह सफिशिएंट हाई अमाउंट में जनरेट होगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। पर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वाली स्टेट के अंदर नाउ देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे विल शो these, due to these unpaired electrons it will show an paramagnetic ability। और इस पैरामैग्नेटिक एबिलिटी हाई मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में पैरामैग्नेटिज्म होने पर ये मैग्नेटिक बिहेवियर एफएमआरआई सिग्नल को डेपेंड करेगा, डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द बेसिस फॉर द बोल्ड सिग्नल्स। तो व्हाट यू वांट टू से इज दैट कि जब न्यूरॉन्स रेस्ट पर है तब आर्ट्रियोल से सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ब्लड है वह मिल रहा है। ज्यादातर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, नो मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन, किसी तरीके का मैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलेगा। पर जैसे ही न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है तो न्यूरॉन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने पर वेन्यूल एंड पर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन देखा जा सकता है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है जिसकी वजह से एमआरआई या मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे न्यूरॉन एक्टिव होता जाएगा डाउनस्ट्रीम के अंदर देयर वुड बी इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक्टिव रीजन से एफएमआरआई सिग्नल के अंदर
चेंजेस आना शुरू होंगे। वंस न्यूरॉन्स इट गेट एक्टिवेटेड, तो उस रीजन के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। ज्यादातर हीमोग्लोबिन डीऑक्सी वाली फॉर्म में आता है, और इन सब की वजह से एक बार के लिए ही सही जो एमआरआई सिग्नल है, एफएमआरआई सिग्नल है, वो थोड़े टाइम के लिए डिप्लीट होना शुरू होता है। बेसिकली इट इज ड्यू टू, मोर फिजिक्स के अंदर बात करें तो इट इज बेसिकली ड्यू टू अ डीफेजिंग ऑफ लोकल हाइड्रोजन स्पिन्स। लेकिन जैसे ही हाइपोक्सिक कंडीशन उस एक्टिवेटेड न्यूरॉन के आसपास आती है, न्यूरॉन वापस कंडीशन को ठीक करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना शुरू करता है। तो एक्टिवेटेड न्यूरॉन इट रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर it is taken by astrocytes and other sites of brain, which leads to a vasodilation at the arterial end. आर्ट्रियल एंड पर वैसोडाइलेशन होने पर ज्यादा ब्लड फ्लो होना शुरू होता है उस रीजन में जहां पर न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड है। सो एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स, टू मेंटेन द हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर, and due to release of this neurotransmitter there is more supply of blood oxygen to the region which is active. जैसे ही ज्यादा रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा डायलेशन हुआ, और डायलेशन की वजह से अब ज्यादा ऑक्सीजन यहां तक पहुंचना शुरू हुआ। इनिशियली कंडीशन यहां थी कि इधर की तरफ डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, इधर की तरफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, पर डायलेशन होने के बाद अब ब्रेन के उस सेंटर में जहां पर न्यूरॉन्स एक्टिव हो, वहां पर ब्लड जरूरत से ज्यादा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड जरूरत से ज्यादा पहुंचना शुरू हो जाता है। दैट इज ब्लड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन वुड बी मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जब तक रेस्ट पे था, एक तरफ डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, एक तरफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, कंडीशन एक नॉर्मल थी। पर जैसे ही डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अमाउंट बढ़ी, अचानक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, आर्ट्रियल एंड डायलेट हुआ, ज्यादा ब्लड वहां पर पहुंचा। सो ऑलमोस्ट लिटिल फ्लक्चुएशन और तेजी से ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर पहुंचा। जैसे ही ज्यादा न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन पहुंचा, तो अब यहां पर आर्ट्रियल एंड और इवन वेन्यूल एंड पर भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इधर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था ही, अब इधर की तरफ भी वेन्यूल एंड पर भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीजन हटा नहीं पाया, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन है। वापस अब पैरामैग्नेटिक की बजाय डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और ऐसा होते अचानक एमआरआई सिग्नल जो कम हो रहा था वह बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर शॉर्ट डिक्लाइन के बाद वापस रैपिड राइज होना शुरू हो जाता है फंक्शनल एमआरआई सिग्नल के अंदर, या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल के अंदर वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज बेसिकली, तो ब्रेन के उस रीजन से, यहां पर ब्रेन बताने की कोशिश की, ब्रेन के उस रीजन से जहां पर न्यूरॉन एक्टिव है, उस रीजन से तेजी से वापस बोल्ड सिग्नल्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस तरीके से आप उस डायग्राम देख सकते हैं, मैप कर सकते हैं ब्रेन के उन रीजन्स को जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है, वहां से स्ट्रॉन्ग एफएमआरआई सिग्नल्स हैं वह जनरेट हो रहे हैं। तो यू कैन मैप द फंक्शनल रीजन ऑफ अ ब्रेन। ओके, तो ब्रेन के फंक्शनल रीजन को मैप किया जा सकता है। ब्रेन के उस रीजन में जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हुई, उसको आप मैप कर सकते हैं। ठीक है, देन एफएमआरआई की एप्लीकेशंस की बात करें तो एफएमआरआई मेनली इस्तेमाल की जा सकती है कि सर्जरी करने से पहले उस सर्जरी से किसी पेशेंट को कितना नुकसान होगा उसको अंदाजा लगाया जा सकता है। जो नॉर्मल डिजीज या इंजर्ड ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग को स्टडी किया जा सकता है, डिफरेंट स्टिमुलस दिए जा सकते हैं, और उसके बाद ये पता किया जा सकता है कि ब्रेन का कौन सा रीजन है वह एक्टिव हो रहा है। सो दिस इज अबाउट फंक्शनल एमआरआई। These all are different electrophysiological techniques. Okay? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं, वन ऑफ देम, ज्यादा क्वेश्चंस एफएमआरआई वगैरह से नहीं आए, एक बार ये क्वेश्चन आया है और वो भी मैच द फॉलोइंग वाला, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन टेक्निक्स के, ज्यादा बायोफिजिक्स में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
हर टेक्निक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेक्निक का बेस क्या है और ये टेक्निक कहां काम आती है। जैसे कि यूज ऑफ शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो इसका मतलब ये कहां पर इस्तेमाल होती है, शॉर्ट लिव्ड इज पॉजिट्रॉन। यहां से पता चल जाना चाहिए ये जो बात की जा रही है दैट इज अबाउट द पेट, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के बारे में बात हो रही है। मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ डाइपोल वोल्टेज इन द न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन, तो बेसिकली ये ईईजी हो गई, वोल्टेज की बात हमने ईईजी में ही की थी। डिटेक्ट द चेंजेस इन ब्लड ऑक्सीजन डिपेंडेंट वाली बात आ गई, तो ये एफएमआरआई की बात आ गई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की बात हो गई। इमेज ऑफ ब्रेन ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज, तो ये सीटी या कैट के बारे में बात आ गई। तो मैच कर सकते हैं एफएमआरआई के बारे में डियर स्टूडेंट कौन सी बात है, थर्ड पॉजिट्रॉन एमिशन, फर्स्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में एक्सरे वाली बात, ईईजी के बारे में इलेक्ट्रोड्स हैं वह डाइपोल वोल्टेज को मॉनिटर करते हैं। तो A3 B1 C4 D सेकेंड। ओके, तो वंस अगेन थैंक यू। इसके साथ हमारी जो यूनिट 13 है मेथड्स इन बायोलॉजी, इसको हमने कंप्लीट किया है। अगेन आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ, हर टेक्निक्स को के ज्यादा पीछे बायोफिजिक्स के पीछे मत भागना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आज तक नहीं आए। क्वेश्चंस बहुत सुपरफिशियल आते हैं। हर टेक्निक के बारे में 4 से 5 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, चाहे वो सर्कुलर डायक्रोरिज्म हो, चाहे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे वह आपका कॉनफोकल माइक्रोस्कोप हो, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जिसमें रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन वाली बात। बहुत काम की बातें, छोटी छोटी काम की बातें हैं जो आपको याद करके रखनी। सेम इज विद दिस पैच क्लैंप, सिंगल यूनिट न्यूरॉन रिकॉर्डिंग, एमआरआई, ईजी, इन टेक्निक्स के बारे में भी बहुत छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक कॉपी लें, हर टेक्निक का नाम लिखें और उस टेक्निक के जो मैंने पढ़ा है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैंने पढ़ा है उनको टेबुलर फॉर्म में वापस लिखना शुरू कर दें कि कौन सी टेक्निक है, उसका बेसिस क्या है, कहां पर वो इस्तेमाल होती है। और इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं, हार्ट किडनी सब जगह इस्तेमाल नहीं, ये कोई काम की बात नहीं है। बस हाँ, इस्तेमाल किसके लिए होती है, फंक्शन को पता करने के लिए या इमेज को पता करने के लिए, ये बातें लिख दें। अब वो इमेज आप ब्रेन का पता इमेजिंग करो, चाहे किडनी की पता करो, चाहे लीवर की पता करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस यूनिट के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओके।